नमस्कार। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर मौजूद हैं। बिहार की बात के इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार में शराबबंदी के मुद्दे पर। शराबबंदी का मुद्दा इसलिए क्योंकि कल यानी कि 16 नवंबर को सीएम नीतीश कुमार समीक्षा करने वाले हैं, क्योंकि बीते कुछ दिनों में बिहार में जो भी हुआ जहरीली शराब कांड को लेकर वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। बिहार ऐसा राज्य है जहां पर शराबबंदी है, ड्राई स्टेट है, उसके बावजूद इस तरह का काला धंधा होना, लोगों की जान चले जाना एक बड़ा मुद्दा है। इस पर समीक्षा तो होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष कह रहा है कोई फायदा नहीं होगा। अलग दलों के लोग अलग चीजें कह रहे हैं, जनता कुछ और कह रही है। आपका स्टैंड क्या है? आप क्या कहते हैं कि फायदा होगा क्या होगा? देखिए, मेरा स्टैंड इस मामले में ज्यादा प्रासंगिक नहीं है। मेरी सोच जो है, देखिए, आपने ठीक कहा, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समीक्षा करने जा रहे हैं। छठ के पहले ही उन्होंने अनाउंस किया था जी। और वे कह रहे हैं कि एक एक बिंदु पर समीक्षा करेंगे। लेकिन विपक्ष कह रहा है कुछ नहीं होगा, चाय हम्म। पानी होगा, चाय नाश्ता होगा और सब कुछ फिर बिल्कुल। वैसे ही चलेगा। देखिए गरिमा जी, आपने कहा शराबबंदी, और नीतीश कुमार भी कहते हैं शराबबंदी। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा। सवाल ये पैदा होता है कि पिएगा कहां से और पिलाने वाला है कौन। ठीक है जी। ना। देखिए, मेरी स्पष्ट राय है, स्पष्ट मानना है कि सरकार को शराबबंदी को सफल बनाने के लिए अपनी रणनीति बदलनी होगी। बिल्कुल। आपको पीने वालों के पीछे नहीं लगना होगा, पीने वालों के बीच जागृति पैदा करनी होगी। ठीक है ना, कि पीने वाले कैसे न पिए, इसके लिए आपको काम करना होगा। और जब आपने अप्रैल 2016 में इस बात की घोषणा की थी, तब भी यही बात हुई थी कि आप इसकी जागृति पैदा करेंगे, लोगों को नशा छुड़ाएंगे, लोगों के लिए ऐसे केंद्र बनाए जाएंगे जहां जो नशे के आदी हैं उन्हें नशे से दूर किया जा सके। तो आपकी नीति वहां से चली, लेकिन जेल में भर दिए गए वैसे लोग जो पी रहे थे। परिणाम क्या हुआ? तो देखिए, ये अर्थशास्त्र का सिद्धांत है और दुनिया का स्थापित सिद्धांत है कि जब उपलब्धता है मार्केट में और हम्म। उसके ग्राहक हैं, तो नाजायज हो जायज हो, क्या क्या चीजें बिहार में बैन है। गुटखा बैन है ना। हाँ, लेकिन लोग गुटखा खा रहे हैं, गुटखा बिक भी रही है। हाँ, उस पर कोई तो कोई दुकान कार्रवाई। ऐसा नहीं है जिसपे गुटखा ना थूका हुआ हो, तो सरेआम दिखाई देता है। हाँ, सरेआम दिखाई देता देता है। तो देखिए, आपको यह, यदि आप समीक्षा करने जा रहे हैं तो आपको पहाड़ तोड़ना होगा। पहाड़ तोड़ने का अभिप्राय यह है कि आपको वैसे लोगों से लड़ने के लिए तैयार होना होगा जो बहुत ही कठिन कार्य है। क्योंकि ये जो आपके पुलिस वाले हैं, इन 5 वर्षों में शराबबंदी से जितना कमाए हैं उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। नोटों की गर्मी से वे लाल हो गए हैं और उन्हें कानून का भय नहीं दिखता है। तो आप पीने वाले के खिलाफ यदि अधिक जाएंगे तो फिर वही होगा। पीने वाले होंगे, पीने वाले जेल भरे जाएंगे, गरीब लोगों से जेल भरा जाएगा। जो अमीर लोग होते हैं वे सौदा करना जानते हैं। देखिए, जमानत उद्योग भी बगैर कोर्ट पहुंचे कैसे छोड़ देना है, यह भी खेल शुरू हुआ। ठीक है, और ये एक इंडस्ट्री बन गई। और ये जो बात समीक्षा होने जा रही है, देखिए, इस बात की समीक्षा सबसे पहले करिए कि कहीं भी किसी पंचायत में, किसी थाने में ट्रक और ट्रक की लोडिंग और अनलोडिंग शराब से हो रही है, कोई एक व्यक्ति नहीं करता है, पूरा चेन बना होता है। क्या यह संभव है कि थानेदार को पता न चले? क्या यह संभव है कि निरंतर धंधा चले तो डीएसपी को मालूम ना हो? क्या यह संभव है कि इतना बड़ा व्यवसाय बन जाए, एसपी को पता ना हो? यदि नहीं पता है तो इसका मतलब है सिस्टम बैठ गया है। और नहीं पता होने की बात ही नहीं है। सब कुछ पता है लेकिन सब कुछ में सौदा है। तो इसलिए आपको पीने वाले, देखिए, मैं तो स्पष्ट मानता हूं कि यदि आपको पीने वाले मिल जाते हैं तो आप उनका इलाज कराइए। सरकार को इलाज कराने की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि कम से कम उन्हें इस बात की ग्लानि हो कि देखिए सरकार ने इलाज कराया।
और फिर उनसे जानिए, यदि पीने वाले आपको मिल जाते हैं तो उन्हें शराब मिली कहां से, यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। जननी कौन है, यह चेन कहां से शुरू होता है। तो यदि आपने विश्वास के साथ और भरोसे के साथ पीने वाले से यह जान लिया, आप नहीं जानेंगे, मुझे पता है, क्योंकि आप जानेंगे तो आपके पुलिस पदाधिकारी जो है नंगे हो जाएंगे, जो आपका सिस्टम है ना वो बेपर्द हो जाएगा। तो आपको पीने वालों के साथ सख्ती अभी नहीं करनी है, आपको पिलाने वालों के साथ सख्ती करनी है, तभी जाकर शराबबंदी का अभियान जो आप चाहते हैं वो सफल होगा। लेकिन कैसे? देखिए, ये जो बाबू लोग हैं ना, ये बाबू लोग अपने को धरती का भगवान समझते हैं। और ये सब, अभी एक किताब आई है, बहुत ही चर्चित आईपीएस प्राधिकारी रहे हैं किशोर कुणाल साहब की, महावीर मंदिर के रूप में भी आप जानते हैं महावीर मंदिर और किशोर कुणाल साहब का संबंध क्या है, दमन तक्षकों का। मैं उस किताब को पढ़ रहा था। आप समझिए कि ये जो आईएएस आईपीएस होते हैं उनका मिजाज क्या हो जाता है। तो उस किताब में देखिए कई विस्फोटक जानकारियां हैं। तो एक आईएएस से उनका पाला पड़ता है किशोर कुणाल साहब का, और वो भ्रष्ट होने के रास्ते पर है, दूसरे को भी भ्रष्ट करना चाहता है। वो कहता है कि देखिए मैं आईएएस हूं, वो अपने को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का प्राधिकारी नहीं मानता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा का। वह कहता है मैं धरती का भगवान हूं, मतलब इंडियन ऑलमाइटी सर्विस हूं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नहीं, इंडियन ऑलमाइटी सर्विस। वो कहता है कि जब हम काम कर देते हैं तो लोग भगवान के सामने पूजा करने को जाते हैं, तो भगवान तो हम है ना, तो हम चाहे कुछ भी कर ले, मेरा कौन बिगाड़ेगा। न सरकार बिगाड़ सकती है, न नेता बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि सभी का वास्ता हमसे है। तो किशोर कुणाल साहब संवाद का जिक्र करते हैं और वह समझाते हैं उन्हें कि देखिए यदि आखिरकार आप फंस ही गए तो क्या होगा। तो वो अधिकारी उनसे कहता है, जो आईएएस है, जो अपने को इंडियन ऑलमाइटी सर्विस, धरती का भगवान बता रहा है, किशोर कुणाल को कह रहा है कि इसका मतलब आपने सीआरपीसी नहीं पढ़ा है, भारतीय दंड विधान। तो क्या सीआरपीसी नहीं पढ़ा है? आईपीएस लोग ज्यादा सीआरपीसी पढ़ते हैं। तो वो सीआरपीसी की धारा 197 का जिक्र करता है, ये इंडियन ऑलमाइटी सर्विस वाला आईएएस, और कहता है कि यदि हम घिर ही गए तो हमारे खिलाफ मुकदमा तब तक नहीं चलेगा जब तक सरकार अनुमति नहीं देगी, क्योंकि हम आम आदमी तो है नहीं, हम तो इंडियन ऑलमाइटी सर्विस है। तो किशोर कुणाल कहते हैं कि अच्छा, सरकार तो क्यों नहीं देगी मुकदमा की अनुमति। तो वो इंडियन ऑलमाइटी सर्विस जो आईएएस है वो कहता है कि हम सारा कुछ जानते हैं, कच्चा चिट्ठा, किस नेताजी ने, हाँ, किस नेताजी ने पैरवी करी, क्या हमसे गलत कराया, क्या हमसे सही कराया, सब कुछ हमको पता है। तो यदि सरकार मुकदमा चलाने की अनुमति देगी तो वे सारे दस्तावेज जो है हम धीरे धीरे मीडिया को लीक कर देंगे, तो सरकार डरी रहेगी। और ऐसा परिलक्षित भी होता है। देखिए ये किताब की बात है। अभी आप देखिए, मुजफ्फरपुर के सीनियर एसपी विवेक कुमार थे, उनके खिलाफ एक्शन हुआ, स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने रेड की और वे हटाए गए, सस्पेंड हुए। उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने साक्ष्य माना और उनके खिलाफ चार्जशीट। लेकिन इस बीच क्या हुआ, वे निलंबन मुक्त हो गए। सरकार ने मुकदमा चलाने की अनुमति देने में 2 साल की देरी की, अब कल जाकर अनुमति मिली है। मतलब 2 साल पहले इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने मान लिया था कि इनके खिलाफ मुकदमा चलाने का साक्ष्य है, लेकिन ये अपने पद पर सिर्फ प्रोन्नति नहीं मिली, बने रहे। तो उधर इंडियन ऑलमाइटी सर्विस और ये आईपीएस वाले इंडियन पॉलिटिकल सर्विस हो गए हैं। इंडियन पुलिस सर्विस मत कहिए, ये इंडियन पॉलिटिकल सर्विस हो गए हैं।
तो जब ऐसी स्थिति है, भाई आप 2016 की बात कर लीजिए, कहा यह गया कि जिस जिले में मिलेगा उस जिले के एसपी और डीएम भी नहीं बख्शे जाएंगे। कितने के खिलाफ कार्रवाई, थानेदार और चौकीदार को पकड़कर आप शराबबंदी, और पकड़कर क्या, सस्पेंड कर। जब शराब पिया हुआ व्यक्ति पकड़ाता है तो वो जेल के भीतर ठूस दिया जाता है, और जो शराब पिलाने वाला है, जिसके कारण शराब बिक रही है, उस व्यक्ति के खिलाफ क्या होता है, अधिक से अधिक उसे लाइन हाजिर कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा, क्योंकि वो तो इंडियन ऑलमाइटी सर्विस और इंडियन पॉलिटिकल सर्विस के सिस्टम के बीच का आदमी है, तो धरती का भगवान हो गया ना। तो उसने नोट भी छापा और उसके बाद बचा भी रहा। तो इसलिए जब तक पिलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, और ऐसी कार्रवाई, देखिए मैंने प्रारंभ में ही कहा कि पहाड़ पर वार करना होगा, तो तब तक आप शराबबंदी को लागू नहीं कर सकते। देखिए शराबबंदी के फायदे हैं, इस बात में कतई शक नहीं कि नीतीश कुमार ने जो यह प्रयास किया उसके कारण अपराध घटे, उसके कारण घर के भीतर शांति हुई, उसके कारण सड़क पर लफुआगिरी बंद हुई, उसके कारण सड़क दुर्घटनाओं में मौत कम हुई। लेकिन शराबबंदी पूर्ण नहीं हुई। सरकार का राजस्व घटा, सूबे का राजस्व घटा, लेकिन ये पुलिस वाले लाल हो गए। तो इसलिए देखिए, मैं फिर कहता हूं, समीक्षा करने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हो जाती है, आप भी सुनती हैं, हम भी खबरें चलाते हैं कि पुलिस की टीम गई हरियाणा से पकड़कर ले आई, पुलिस की टीम गई पंजाब से पकड़कर ले आई, पुलिस की टीम ले गई दिल्ली से पकड़कर ले आई। ये इतना बड़ा सरगना है। अरे भाई आप हमको बता दीजिए कि जिसे आप पकड़ कर लाए, उनका जो वित्तीय लेन देन था, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन था। देखिए बिहार में शराबबंदी है, और यदि कोई तस्कर, यदि कोई सौदागर, यदि कोई कारोबारी 10 ट्रक माल मंगवा रहा है, 50 ट्रक माल मंगवा रहा है, 100 ट्रक माल मंगवा रहा है, वो बैंक से ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। वो ट्रांजैक्शन लिक्विड मनी के रूप में हो रहा है, हवाला से हो रहा है। आप उस चेन को क्यों नहीं तोड़ते हैं, उनकी जब्ती क्यों नहीं करते हैं? जो ये पुलिस प्राधिकारी लाल हो गए, देखिए थानेदार से ऊपर जाना होगा, एसपी तक पहुंचना होगा, तब जाकर आपको शराबबंदी का असर दिखाई पड़ेगा। नहीं तो यदि आप पीने वाले के पीछे लगे रहे, तो मालूम यह होगा कि जेल भर जाएगा गरीब और निरीह लोगों से। देखिए यदि बाजार में सामान मिलेगा तो खरीदार मिलेंगे, ठीक है ना। यदि आपने आचार्य रजनीश को पढ़ा होगा तो आचार्य रजनीश कहते हैं कि आप कमरे में कोई सामान रखा है और उस पर आपका ध्यान नहीं गया है, ध्यान जाएगा भी नहीं, लेकिन कोई कह दे कि गरिमा जी इस बंद बक्से को मत खोलिएगा, तो आपके मन के भीतर तमाम कौतूहल पैदा हो जाएंगे कि इस बंद बक्से के भीतर है क्या, और मौका मिलते ही उसे आप खोलने की कोशिश करेंगे। तो ठीक इसी तरीके से कहने को शराबबंदी, और देखिएगा मुख्यमंत्री की समीक्षा के बाद जो सुर्खियां बनेगी, कुछ बड़े लोग पकड़ लिए जाएंगे, शराब पीने वाले, शराब पीने वाले, पिलाने वाले नहीं। तो देखिए आप कितने लोगों को शराब पीने से रोक सकते हैं, जेल भेजकर नहीं रोक सकते हैं। शराब पीने वाले शराब पीना तब बंद करेंगे जब उन्हें शराब मिलेगा नहीं। देखिए मैं कल पटना से बाहर था, मैं झारखंड की ओर गया था, बाई रोड गया था जी। इसमें कोई शक नहीं कि जो सड़कें बनी हैं वह निहाल कर देने वाली है। मतलब मैं चकाई से पटना 4 घंटे से भी कम समय में पहुंच गया था।
जो पहले के वक्त में 7 घंटे 8 घंटे सड़क पर कहीं लफागिरी नहीं दिखी। मैं चकाई से आगे भी झारखंड की तरफ था। तो जो बातें हैं वो सही हैं, लेकिन ये जो शराबबंदी है ना, ये कहने को शराबबंदी रह गई है। पब्लिक बोल रही है लगातार। आपने देखा कि हमारे रिपोर्टर अनुकूल तिवारी ने पिछले दिनों पटना के एक स्ट्रीट फूड के सेंटर पर लोगों से बात करी। लड़के कह रहे हैं क्या चाहिए आपको, ब्लेंडर स्प्राइट, रेड लेबल, रॉयल स्टैग, 100 पाइपर्स, तो सब कुछ मिल रहा है। कुछ लोग आपको, जो बड़े लोग हैं, वो कहेंगे कि देखिए बोतल नहीं मिलेगा, एक बोतल नहीं मिलेगा, क्योंकि दिक्कत क्या है, एक बोतल पहुंचाने में और बक्सा पहुंचाने में खतरा बराबर है। तो बक्सा ले लीजिए। तो यह ध्येय रखना होगा, और जब आप कार्रवाई में यह दिखाई पड़ेगा कि अच्छा अब तो हमारे एसपी साहब ही नहीं बचे, हमारे डीएसपी साहब ही नहीं बचे, हमारे डीएम साहब ही नहीं बचे, गांव में शराब बिके, थाना के इलाके में शराब बिके, पंचायत में शराब बिके, नेताजी को पता ना हो, मुखिया जी को पता ना हो, यहां तो किसके घर में कौन सा बच्चा पैदा हुआ, किसका बच्चा पैदा हुआ, लोग यह पता कर लेते हैं। तो इसकी जानकारी, जिसमें शराब आया, लाने वाला कोई और है, रखने वाला कोई और है, पहुंचाने वाला कोई और है, ट्रक में आ रहा है, पिकअप वैन में आ रहा है, तो उसकी लोडिंग करने वाला कोई और है, अनलोडिंग करने वाला कोई और है, स्टोरेज का हाउसकीपर कोई और है, वेयर हाउस का मालिक कोई और है। कैसे नहीं मालूम होगा, कैसे नहीं मालूम होगा? तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है जिन्हें मालूम ना हो वही रात के अंधेरे में टॉर्च दिखाने वाले आदमी हो सकते हैं। नहीं, मैं समझा नहीं क्या कहना चाहती है। नहीं, मैं समझा नहीं आपको। रात के अंधेरे में जब शराब आ रही है तो टॉर्च दिखाने वाले हो सकता है पुलिस वाले ही हो, जो बार बार जो बच जाते हैं, जिन्हें नहीं पता होता है कि उनके थाना क्षेत्र में शराब आ रही है, नहीं आ रही है। आहा, नहीं पता हो, क्या बात करती हैं। वही तो कह रही हूँ कि टॉर्च दिखाने वाले वही होंगे। टॉर्च दिखाने वाले तो टॉर्च दिखाने के लिए बैटरी लगानी पड़ती है ना। तो बैटरी तो ये जो बैटरी है, रुपया रुपी बैटरी जो है, ये पुलिस वालों, आप देखिएगा जो जब्तियां होती हैं, आप हाईकोर्ट के डिसीजंस देखिए, कई ऐसे उदाहरण भी मिलेंगे कि इन्होंने जब्ती दिखाने के लिए, कि देखिए हुआ क्या कि यदि हरियाणा में फैक्ट्री है, पंजाब में फैक्ट्री है जहां शराबबंदी नहीं है, वहां से ट्रकें चली असम के लिए, वहां से ट्रकें चली बंगाल के लिए, या नॉर्थ ईस्ट के किसी प्रदेश के लिए, तो वो ट्रकें जो हैं बिहार होकर गुजर रही हैं, तो इन्हें जब्ती दिखानी है, उसके पास परमिट है वहां का, तो उसे पकड़कर ये मीडिया में सुर्खियां बना लेते हैं कि मैंने इतनी ट्रकें जब्त की। बाद में वो छोड़ना पड़ता है, बाद में वो छोड़ना पड़ता है। हाँ, ये भी होता है। और ये भी होता है कि परमिट बना कहां के लिए, आसनसोल के लिए, और माल की अनलोडिंग कहां हो गई, बिहार में। बिहार में ये भी हो रहा है, समझे? तो इस बात को समझने की जरूरत है। और फिर से देखिए, मूल मंत्र यही है कि आपको पीने वाले को बकसना होगा, पीने वाले को अपने भरोसे में लेना होगा, उनके भीतर कॉन्फिडेंस जगाना होगा कि देखिए आपने चूक की है, आप उन्हें शर्मिंदा कर दीजिए कि आगे से वो आदमी पीने का दुस्साहस ना करे। हाँ, लेकिन पीने वालों से जेल भरने से आपकी शराबबंदी सफल नहीं हो सकती है। यदि आप जेल भरेंगे तो जमानत उद्योग शुरू होगा। जेल में रखने की क्षमता आपकी कहां है, कहां तक पहुंच गई थी, इस बात का भी एहसास कीजिए। लोग घर द्वार बेचकर, जो गरीब लोग हैं, जमानत कराने के लिए परेशान थे, वकीलों की चलती हो गई, दलालों की चलती हो गई। तो आप समीक्षा करने जा रहे हैं, तो पहला तो ये कि यदि आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट है, आपकी सीआईडी काम कर रही है, आपका स्पेशल ब्रांच काम कर रहा है,
तो जो किंगपिन है और जो किंगपिन का जो मददगार है, पैट्रॉन है, उसे आप सबसे पहले बांधिए कमर में रस्सा और दिखाइए। देखिए कैसे लोग आदत नहीं छोड़ते। लेकिन थानेदार को पता है अभी हम सस्पेंड होंगे, जेल नहीं जाएगा थानेदार, क्योंकि एक तरफ इंडियन ऑलमाइटी सर्विस आईएएस, एक तरफ इंडियन पॉलिटिकल सर्विस आईपीएस, और बीच की ये जो है ये बीच की कड़ी है। तो वो कहा ना कि सीआरपीसी 197 आखिरकार जो है ना, ब्रह्मास्त्र है ना मेरे पास, कि जब तक सरकार अनुमति नहीं देगी, अनुमति देने में कितना वक्त लगेगा, आम आदमी वो तुरंत जेल चला जाएगा। कसूर वही है, दोष वही है, लेकिन हम आप जेल चले जाएंगे। लेकिन वे सरकारी बाबू हैं, इंडियन ऑलमाइटी सर्विस है, इंडियन पॉलिटिकल सर्विस है, उसके बीच की कड़ी है, लेकिन इसलिए ये तो हाँ जेल नहीं जा सकते हैं जब तक सरकार अनुमति नहीं देगी, और सरकार को अनुमति देने में पता नहीं कितना वक्त लगेगा। कच्चा चिट्ठा भी खुल जाएगा ना, आपने कहा कैसे कैसे कड़ियां जुड़ी रहती है। ये उनके आप पेट की देखिए बात ना, जानते हैं, वो उनके पेट की बात जानते हैं। बीपीएससी के मेंबर, पॉलिटिकल मेंबर थे राम किशोर सिंह, उनके जी। खिलाफ क्या आरोप लगा और विजिलेंस ने जांच की। यदि कोई दूसरा आदमी होता तत्काल गिरफ्तार होता, लेकिन प्रक्रिया इतनी जटिल है ऐसे लोगों के लिए कि वे गिरफ्तारी के पहले तक जमानत लेने की व्यवस्था कर लेते हैं। हाँ? तो ऐसे तो नहीं होने वाला है, और ऐसे शराबबंदी इस तरीके से, और जब शराब घर घर पहुंचाई जाएगी, जो बातें सामने आ रही है, पंचायत चुनाव में क्या हुआ यह भी आपको पता है। तो एक्शन तो लेना है तो एक्शन ईमानदारी से लीजिए, और नहीं तो जैसे चल रहा है। मैं कल ऐसे ही पूछ रहा था कि आजकल रेट क्या है। हाँ, तो रेट बता रहे थे लोग कि 100 पेपर्स कितने में मिल रहा है, ब्लेंडर स्प्राइट कितने में मिल रहा है। मैंने मतलब कहा एमआरपी से डबल ट्रिपल चौगुना कितना? नहीं, एमआरपी तो देखिए अलग अलग स्टेट में वैरी करता है, कि दिल्ली में शराब सस्ती है, उत्तर प्रदेश में महंगी है, हरियाणा में और सस्ती है, झारखंड में कीमत अलग होगी। तो जो चीजें मिल रही हैं, आप कितने पुराने ग्राहक हैं, क्योंकि प्रतिबंधित है। अच्छा। आपको कितना चाहिए? हाँ? आपको एक बोतल की कीमत अलग लगेगी, वो 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो सकता है। हाँ? आप यदि मतलब बक्सा में, जान पहचान पे डिपेंड करता है कि सर्विस टैक्स कितना लेंगे। नहीं, जान पहचान से ज्यादा इसमें जरूरी ये है कि आप कितने नियमित ग्राहक हैं। हाँ, मतलब कितने रेगुलर हाँ, हैं, कितना ज्यादा खरीदते हाँ, कितने भरोसेमंद ग्राहक हैं, हैं। और आपके यहाँ जो डिलीवरी करनी है उसकी दूरी क्या है। अच्छा। हाँ, यदि हमें 1 किलोमीटर के भीतर ही पहुंचाना है तो रिस्क कम है, यदि हमें 5 किलोमीटर जाना है तो रिस्क अधिक है, 10 किलोमीटर जाना है तो रिस्क अधिक है। यह भी डिपेंड करता है कि आपके आसपास में लोग कौन कौन रहते हैं, आपकी जान पहचान किन से है। अच्छा। हाँ, जैसे हम कह दे कि आप मुझे दे दीजिए, तो लोग कहेंगे नहीं, मीडिया वाले को नहीं देंगे, कि आप तमाम सवाल करेंगे। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो इसलिए पीने वाले नहीं, पिलाने वाले को पकड़िए, ये मूल मंत्र होना चाहिए, तभी शराबबंदी पर आप बने रह सकते हैं। देखिए अब संजय जायसवाल भी कह रहे हैं, आप ही की पार्टी, आप ही के गठबंधन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि पुलिस शराब बिकवा रही है, और ये सच भी है। यह माना ही नहीं जा सकता है कि गांव, थाना, अनुमंडल, जिला में बगैर साठ गांठ के कोई धंधा कर ले। देखिए ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये एक्सीडेंटल क्राइम नहीं है। बिल्कुल। हाँ, यदि आपको संगठित अपराध और असंगठित अपराध को समझना हो तो 1 मिनट में समझा लेता हूं, कि आप समझा दे। कमरे के भीतर 2 लोग बैठे हैं, एक के पास पिस्टल है, दोनों बहुत अच्छे संबंध वाले हैं, किसी बात पर बात बिगड़ती है, वह पिस्टल निकालता है और हत्या कर देता है। ये एक्सीडेंटल क्राइम है, ये प्लान क्राइम नहीं है।
मतलब मनोस्थिति के हिसाब से एक्शन लिया। हाँ हाँ, लेकिन कोई बैंक को लूटना है, किसी वारदात को अंजाम देना है, तो इसके लिए लोग पहले रैकी करते हैं, उसके बाद लोग प्लान करते हैं, हम्म। कहां मारना आसान होगा, कहां लूटना आसान होगा, कहां भागना, किस रास्ते से भागना आसान होगा, कहां प्रतीक्षा करना आसान होगा, क्या कपड़े पहनना आसान होगा, वहां सीसीटीवी लगा है कि नहीं लगा है। तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम है। तो ये जो शराब की डिलीवरी है वो ऑर्गेनाइज क्राइम है। लाने वाला कोई और, रखने वाला कोई और, पहुंचाने वाला कोई और, पैसा बॉर्डर वसूलने वाला भी कोई और। हाँ बॉर्डर हाँ पार कराने वाला। हाँ, कोई और। तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम, तो ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में यदि पुलिस को नहीं पता है और जो अपराध नियंत्रित करने की यूनिट है उसे नहीं पता है, तो इसका मतलब सिस्टम फेल है और उस जिले का एसपी डीएसपी जो भी है वो फेल है। एक बात हो सकता है ना, आप कहते हैं बात ना कि, तो है हाँ भी, इतने सालों से साल बीत गए। आप कहते हैं ना कि इस जिले में लगातार लूट की घटनाएं प्रतिवेदित हो रही हैं, आप हम्म। कहते हैं ना कि इस जिले में लगातार हत्या की घटनाएं प्रतिवेदित हो रही हैं, और ये फला 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 गिरोह काम कर रहा है। तो जब आप सरकार का फोकस शराबबंदी पर इतना अधिक है, तो फिर ये लगातार कैसे चल रहा है? इसलिए पीने वाले का भरोसा जीतिए, उसे प्रोत्साहित कीजिए कि देखिए पीना सेहत के खिलाफ है, बिल्कुल। आप मत पीजिए। अगली बार यदि पकड़े जाएंगे तो आप भीतर जाएंगे। आप मुझे बता दीजिए, यह जानना सबसे ज्यादा आवश्यक है कि यदि आप मुझे बता देंगे कि आपको दिया किसने, देखिए ना क्या कमाल होता है। बिल्कुल। तो समीक्षा में इन बिंदुओं को शामिल करना चाहिए, बाकी सरकार की मर्जी। जी। जन जागृति की जरूरत तो उन लोगों को जो जिन्हें आदत हो गई, जैसा कि आपने कहा कि इलाज करा देना चाहिए सरकार को कि उनकी नशे की आदत छूट जाए, या फिर उन्हें भरोसे में लेके उनके भाई बारे में हॉस्पिटल कुछ। में हॉस्पिटल में इलाज नहीं करना चाहता है डॉक्टर ना। यदि पीने से बीमार हो गया तो वो व्यक्ति हॉस्पिटल में जा भी नहीं सकता है। ये फंस हाँ जाएंगे। हाँ, फंस जाएंगे, डॉक्टर इलाज नहीं करेगा। और तो और आपको, उन लोगों का क्या, जो पार्टी फंक्शन, सबको पता है बिहार में अगर कोई बड़ी पार्टी फंक्शन हो रही है तो वहां पर भी शराब पी लेते हैं लोग, तो उनके भीतर क्या पुलिस का खौफ नहीं है? देखिए बड़ी पार्टी, देखिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि बड़ी पार्टी और फंक्शन तो ऐसे ही बंद हो गए हैं। जी कि जी। कहीं खुले रूप में शराब परोसी जा रही है, इस बात से हम सहमत नहीं हैं। जी। लेकिन शराब की होम डिलीवरी, शराब की डिलीवरी बिल्कुल आसान हो गई है, और यह नेक्सस है। इसमें पुलिस वालों ने उतना कमाया है और अन्य इकाइयों ने भी। जितना सरकार का नुकसान हुआ है उससे अधिक पुलिस वालों ने कमाई कर अपना घर भरा है। बिल्कुल। तो आज हम लोग बिहार की बात का ये एपिसोड यही खत्म कर रहे हैं, लेकिन इंतजार सबको रहेगा कल का कि कल समीक्षा बैठक कैसी होती है, सीएम क्या क्या फैसले लेते हैं, किन किन बिंदुओं पर काम करने की बात कहते हैं पुलिस को या फिर अपने अधिकारियों को, क्योंकि इस बार का मामला कुछ ज्यादा गड़बड़ हो गया है, एक के बाद एक इतनी ज्यादा मौतें जहरीली शराब की वजह से हो गई है। तो इंतजार करते हैं कल का, हम इस मुद्दे पर बने रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। धन्यवाद।